वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुचिका है और मैं महाराष्ट्र से हूँ और आप देख रहे हैं आयु प्रेप, जहाँ हम बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए आयुर्वेदा को सिंपल, इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हमारे जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो आपको बीएमएस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, जैसे कि रसशास्त्र, द्रव्य गुण, रोग निदान, अगत तंत्र, स्वस्थ व्रत। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता, जो कि बीएमएस सेकेंड प्रॉफ का सबसे इम्पॉर्टेंट और फाउंडेशनल सब्जेक्ट है। चरक संहिता ना सिर्फ आयुर्वेदा का बेस है, बल्कि क्लिनिकल माइंडसेट बनाने के लिए भी पावरफुल टेक्स्ट है। इस पूरे सीरीज़ में हम टॉपिक्स को स्मॉल पार्ट्स में कवर करेंगे, इजी लैंग्वेज यूज़ करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो और एग्ज़ाम में लिखने लायक कंटेंट भी रेडी हो जाए। आज के इस पहले वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता का छोटा सा इंट्रोडक्शन। चरक संहिता के 3 स्तर हैं। आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे और उनमें जो अग्निवेश थे वह सर्व प्रमुख थे और उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए गुरु उपदेश को एक शास्त्र के रूप में ग्रथित किया, जो कि अग्निवेश तंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सूत्र रूप अग्निवेश तंत्र का संस्कार कर आचार्य चरक ने संग्रह और भाष्य लिखा, जिससे ग्रंथ में अतिशय रमणीयता आ जाने से वह अग्निवेश तंत्र जो है वह चरक संहिता के नाम से भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। कालांतर में उस संहिता को एक प्रतिसंस्करण जो है आचार्य त्रुडबल ने किया और उसमें जो भी त्रुटि है उसकी पूर्ति करके चरक संहिता को जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इसलिए चरक संहिता की भाषा शैली एवं विषय वस्तु पर दृष्टि निक्षेप करते हुए हम 3 स्तरों में इसको देखते हैं, जो 3 काल में 3 आचार्य द्वारा कहे गए हैं। इस प्रकार कालक्रम से संधिबद्ध इस संहिता के 3 स्तर हैं। तो अब हम देखते हैं चरक संहिता के मूल उपदेष्टा, जो कि अग्निवेश है और इनका काल है 1000 ईस्वी पूर्व उपनिषद काल। चरक संहिता के दूसरे प्रतिसंस्कर्ता है आचार्य चरक और इनका काल है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व शुंग काल। और अंतिम संस्कर्ता है आचार्य दृढ़बल और इनका काल है 4वीं शताब्दी गुप्त काल। चरक संहिता हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमारे चिकित्सा प्रणाली में मुख्य रूप से पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म के अंतर्गत 3 कर्म आते हैं, जो कि है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम आचरण करते हैं। प्रधान कर्म आचार्य चरक के अनुसार वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती और नस्य आता है और अंत में होता है संसर्जन कर्म, जो कि पंचकर्म के बाद आता है, जिसमें पंचकर्म से क्या होता है कि अग्नि बंद होती है और इसीलिए अग्नि संरक्षण करने के लिए हम रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार देते हैं ताकि अग्नि प्रदीप्त हो जाए। चरक सूत्र में कुल 30 अध्याय का होता है हमारा सूत्र स्थान। चरक संहिता के सूत्र स्थान के जो पहले 13 अध्याय वो हम ऑलरेडी बीएमएस फर्स्ट फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो अब चलिए हम जानते हैं चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता में कुल मिलाकर 120 अध्याय है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से स्थान हैं। कुल मिलाकर 8 स्थान होते हैं चरक संहिता में। पहला है सूत्र स्थान, जिसमें टोटल 30 अध्याय होते हैं और हमारे सिलेबस में अध्याय नंबर 13 से लेकर 30 तक है। दूसरा है निदान स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान, इनमें 8 अध्याय होते हैं। और अगला है इंद्रिय स्थान। ऐसे पहले 5 अध्याय मिलाकर पूर्वार्ध होता है और अंतिम चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, इनको मिलाकर उत्तरार्ध होता है। सूत्र स्थान
4 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसको हम चतुष्क के नाम से जानते हैं। टोटल हमारे सूत्र स्थान में 7 चतुष्क है, जो कि है औषध चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्नपान चतुष्क, और लास्ट के जो 2 अध्याय है 29 और 30 वो है संग्रहणीय अध्याय। तो चलिए अब हम देखते हैं चरक संहिता का 13वां अध्याय, जो कि है स्नेह अध्याय। ये कल्पना चतुष्क का पहला अध्याय है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पंचकर्म के पूर्व में सर्वप्रथम हमें स्नेहन करना चाहिए। इस अध्याय में कुल मिलाकर 25 प्रश्न है, जो कि अग्निवेश जो है वो आचार्य आत्रेय से पूछते हैं, पुनर्वसु आत्रेय से पूछते हैं। तो पहला प्रश्न वह पूछते हैं कि स्नेह की कितनी क्या योनियां हैं। तो उस पर आचार्य पुनर्वसु उत्तर देते हैं कि स्नेह की 2 योनि आती है। पहली होती है स्थावर और दूसरी होती है जंगम। पहला है स्थावर, जो कि हमारा होता है वेजिटेबल ओरिजिन। उदाहरण के तौर पे जैसे कि तेल, प्रियाल, एरंडो, नीम के बीज और सरसों। और दूसरा होता है जंगम, जो कि हमारे एनिमल ओरिजिन से आता है, जैसे कि दही, दूध, घृत, मांस, वसा और मज्जा। तो अब हम देखते हैं कि स्नेहन के लिए जो बेस्ट ऑयल है वो है तिल का तेल, जो कि बल को इंक्रीज करता है, और विरेचन के लिए एरंड तेल जो है वो बेस्ट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है कि स्नेह के कितने भेद है, यानी कि कितने टाइप्स है। स्नेह के 4 प्रकार होते हैं, जो कि है घृत, तेल, वसा और मज्जा। घृत को हम सर्पी भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है कि स्नेह के कितने गुण होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक श्लोक। घृतम पित्त नीलहरम रस शुक्र ओजसा हितम निर्वापनम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। इस श्लोक में घृत के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं घृत के बारे में। घृत जो है वो वातज और पित्तज विकारों को शांत करता है। रस और शुक्र के लिए भी ये हितकर होता है। घृत से दाह का शमन होता है और स्वर वर्ण भी प्रसन्न करता है। तो अब हम देखते हैं तेल के बारे में जानते हैं। पहला है कि तेल जो है वो सभी प्रकार के वातज विकार को शांत करता है, पर ये कफ को बढ़ाता नहीं है। बल को भी इंक्रीज करता है, उष्ण और शरीर को दृढ़ करता है, और ये योनि मार्ग का भी शोधन करता है। तो अगला हम देखते हैं कि वसा जो बेसिकली है वेदना, किसी भी प्रकार की पेन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि विद्या, संधि भग्न, चोट, योनि भ्रंश, कर्णशूल या फिर किसी प्रकार का शूल, शिरशूल हुआ। शरीर को स्निग्ध करने के लिए और जो अधिक व्यायाम करते हैं उनके लिए भी वसा का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मज्जा के क्या गुण हैं। मज्जा जो है वो कफ, बल, मेद, मज्जा, रस और शुक्र को बढ़ाते हैं। ये अस्थि बल को भी बढ़ाते हैं और शरीर में सबसे हितकर होता है स्नेहन के लिए। तो अब हम देखते हैं किस ऋतु के अनुसार कौन सा स्नेहपान करना चाहिए। जैसे कि शरद ऋतु में हमें घृत का प्रयोग करना चाहिए। फ्रावरुट सीजन में हमें तेल का प्रयोग करना चाहिए, और वैशाख ऋतु में हमें वसा या मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि दोषानुसार हमें किस प्रकार से स्नेह का पान करना चाहिए। जैसे कि यदि वात और पित्त बढ़ जाए या फिर प्रकोप हो जाए, तो इस स्थिति में उष्ण काल में हमें रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि विपरीत काल में स्नेहपान से क्या हानि होती है। जैसे कि उष्ण काल में यानी कि गर्मी में या फिर वात या पित्त प्रकृति के मनुष्य में हमें रात्रि के समय में स्नेहपान करना चाहिए। यदि उसका स्नेहपान दिन में किया जाए तो उसको कामला, तृष्णा, उन्माद और मूर्छा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। यदि शीतकाल में और कफ प्रदान रोगी में यदि हम दिन में समय
उसमें हमें दिन के समय में स्नेहपान करना चाहिए। यदि उसका स्नेहपान रात्रि में किया जाए तो अनाह, उदरशूल, अरुचि और पांडु जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस स्नेहपान का क्या अनुपान है। तो अब हम देखते हैं कि घृत के साथ गर्म जल या उष्ण जल का हमें अनुपान देना चाहिए। तेल के साथ यूष का अनुपान का प्रयोग करना चाहिए और वसा और मज्जा के साथ हम मंड का अनुपान दे सकते हैं। और इस प्रकार से सभी प्रकार का स्नेह पान करने के बाद हमें गर्म जल का उपयोग करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आयु प्रेप की जर्नी। अगर आपको हमारे नोट्स पसंद आए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे मिल सकते हैं, जो कि हमारे कैप्शन में लिंक्ड है। थैंक यू।